और आगे आने वाले समय में सेक्शन 498A 84 के नाम से जाना जाएगा। यौन हिंसा यानी कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी होगी कि पहली बार EFIR दर्ज करना संभव होगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, भारत सरकार ने एक बार फिर से संविधान में ऐतिहासिक बदलाव कर दिए हैं। 160 साल पुराने 3 मेजर एक्ट्स को बदल दिया गया है। मोदी सरकार ने लोकसभा में 3 बिल इंट्रोड्यूस किए। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 जो कि इंडियन पीनल कोड IPC 1860 को रिप्लेस करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 जो कि CRPC 1882 को रिप्लेस करेगा और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। दोस्तों, कानूनी भाषा में ये तीनों मेजर एक्ट्स कहलाते हैं, जिसमें IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट शामिल है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि इन 3 मेजर एक्ट्स को क्यों बदला जा रहा है और इनमें क्या बदला जा रहा है, ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को, अपने केस को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इन 3 मेजर एक्ट्स में इस समय इतना बड़ा बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम इतने सालों तक अंग्रेजों के बनाए गए कानून के हिसाब से चल रहे थे और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते थे, जो भी कानून बनाए जाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी सहूलियत के लिए या फिर अपने साम्राज्य की रक्षा या उसको बचाने के लिए बनाए जाते थे। जो भी कानून उनके द्वारा बनाए जाते थे, उसका उद्देश्य भारतीयों को न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना होता था। लेकिन अब भारत में अंग्रेजों के बनाए हुए कानून नहीं चलेंगे। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि हम लोग IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट जैसे पुराने कानूनों को हटाकर नए भारतीय कानून जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को वेलकम करें। दोस्तों, इन नए कानूनों में तकरीबन 313 बदलाव किए गए हैं और वो क्या बदलाव किए गए हैं, उनमें से कुछ मेजर बदलाव मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट में क्या फर्क है। देखिए, IPC बताता है कि क्या अपराध है और उसकी क्या सजा है। CRPC बताता है कि अपराध हो जाने पर क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, बेल के रिगार्डिंग, अपील्स के रिगार्डिंग। और एविडेंस एक्ट साक्ष्यों के बारे में, प्रूफ के बारे में हमें डिटेल में बताता है। दोस्तों, हमारे पुराने इंडियन पिनल कोड में 511 सेक्शन है, जबकि नए इंडियन पिनल कोड जिसे भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा, उसमें 356 सेक्शन है। वहीं CRPC में 484 सेक्शन है, जबकि नए CRPC जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा, उसमें 533 सेक्शन होंगे। और पुराने एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन है, जबकि नए एविडेंस एक्ट में जिसे भारतीय साक्ष्य संहिता कहा जाएगा, उसमें 170 सेक्शन है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन तीनों कानूनों में क्या ऐसे मेजर बदलाव किए जा रहे हैं जो कि न्याय देने के उद्देश्य से लागू करने बहुत ही जरूरी हैं। दोस्तों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि नए कानूनों का उद्देश्य दंडित करना नहीं बल्कि न्याय देना होगा, यानी कि सजा, पनिशमेंट अपराध को रोकने की भावना से दी जाएगी। दूसरा बिंदु है कि किसी अपराध के मामले में FIR दर्ज करने से लेकर के न्याय पाने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल बनाई जाएगी। फॉरेंसिक साइंस पर ध्यान दिया जाएगा। 7 साल या उससे अधिक जेल की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक टीम को मौके पर जाना मैंडेटरी होगा, जरूरी होगा। देश के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में 3 मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैब जिसे हम FSL कहते हैं, वो तैनात की जाएंगी। देश की सभी अदालतों को सन 2027 तक कंप्यूटराइज किया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार EFIR दर्ज करना संभव होगा।
जो कि आज तक पॉसिबल नहीं हुआ है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जोड़ा गया है कि देश में अपराध कहीं भी हो लेकिन उसके लिए 0 एफआईआर कहीं से भी दर्ज की जा सकेगी और इसके बाद वो एफआईआर 15 दिन के भीतर भीतर संबंधित यानी कि कंसर्न थाने में भेजी जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड को जिसे कि अरेस्ट किया गया है उसके परिजनों को गिरफ्तार किए जाने का प्रमाण पत्र देगा और ये सूचना पर्सनली भी दे सकता है और ऑनलाइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दे सकता है। यौन हिंसा यानी कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में पीड़िता विक्टिम का बयान और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी होगी। पुलिस को किसी भी मामले में स्थिति की जानकारी यानी कि स्टेटस रिपोर्ट 90 दिन के भीतर भीतर देनी होगी और अगर 90 दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट नहीं सबमिट होती तो कोर्ट के द्वारा एक्शन लिया जाएगा और अगर 90 दिन तक रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है लेकिन कोर्ट को लगता है कि रिपोर्ट अभी पूरी नहीं है तो ऐसे में 90 दिन का और समय दिया जा सकता है, यानी कि 90 और 90 2 बारी का टाइम स्लॉट स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए दिया जा सकता है। दोस्तों, किसी भी केस में जिसमें सजा 7 साल या उससे अधिक की है तो ऐसे मामलों में पीड़ित यानी कि विक्टिम को सुने बिना किसी भी केस को सरकार वापस नहीं ले सकेगी। दोस्तों, अदालत में डिले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस डिले और देरी को रोकने के लिए भी बड़े बदलाव किए गए हैं। 3 साल से कम की सजा वाले केसेस में समरी ट्रायल ही पर्याप्त होगा। दोस्तों, नए कानूनों में पहली बार आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है यानी कि डिफाइन किया गया है। पुलिस को 90 दिनों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आरोप पत्र यानी कि चालान फाइल करना होगा और अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो ऐसे में केवल और केवल कोर्ट के द्वारा 90 दिन का समय और दिया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम 90 और 90 180 दिन का होगा। सुनवाई के बाद अदालत को 30 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाना होगा और इसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऑनलाइन अपलोड भी करना होगा। अगर कोई सरकारी नौकर है, यदि उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है तो ऐसे में 120 दिन के अंदर अंदर सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन इशू किया जाएगा और अगर 120 दिन में सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं जारी किया जाता तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसे सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन दे दिया गया है। दोस्तों, जो भी घोषित अपराधी हैं, डिक्लेयर्ड कन्विक्ट हैं, उनकी संपत्ति को जब्त करके मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है, यानी कि जो भी कन्विक्टेड हैं उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है और उसी से ही दूसरे व्यक्ति को, कंप्लेनेंट को, विक्टिम को कंपनसेट भी किया जा सकता है। गैंगरेप के मामले में 20 साल की कैद या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। नाबालिग से रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या उम्र कैद या मौत तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति मैरिज, एम्प्लॉयमेंट या प्रमोशन के बहाने या पहचान छुपाकर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करता है तो उसे भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। दोस्तों, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, भगोड़े अपराधी हैं, जिनको पकड़ा नहीं जा पा रहा है, वो कानून की पकड़ से बाहर हैं या वो देश छोड़कर बाहर जा चुके हैं, तो ऐसे अपराधियों की गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चलाकर सजा सुनाई जा सकेगी। राजद्रोह यानी कि सिडिशन के कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन देशद्रोह का अपराध फिर भी बना रहेगा। दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही मेजर बदलाव जो कि इन 3 कानूनों में किए गए हैं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी शेयर करना चाहूंगा कि इंडियन पिनल कोड, जो अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगा, उनके सेक्शन के नंबरिंग में भी चेंजेस कर दिए गए हैं। अभी तक आप 302 को मर्डर या हत्या के नाम से जानते थे, लेकिन अब 302 स्नैचिंग कहलाएगा और जहां आप 498A, जिसे आप क्रूअल्टी अगेंस्ट वुमेन के नाम से जानते थे, वहीं नए बिल में सेक्शन 498A को बदल करके 84 सेक्शन बना दिया गया है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में क्रूअल्टी अगेंस्ट वुमेन होगा 84 और आगे आने वाले समय में सेक्शन 498A 84 के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे सेक्शंस के नंबरिंग चेंज की गई है, उसे भी मैं किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि अब बहुत जल्दी भारत में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को खत्म किया जाएगा और नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
और भारतीय साक्ष्य संहिता को लागू किया जाएगा। दोस्तों, इन तीनों कानूनों पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या सुझाव हैं, जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।